तो चलिए मॉर्निंग जी की शुरुआत करेंगे 1 मिनट 1 खबर से, यानी आपको पूरी खबर बताएंगे सिर्फ 60 सेकंड में। किसान आंदोलन का आज 23वां दिन है। दिल्ली बॉर्डर के पास कड़कड़ाती ठंड में किसान जमे हुए हैं और इसी बीच कृषि मंत्री ने किसानों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। किसान आंदोलन के 22वें दिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को किसानों के नाम एक चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने किसानों की चिंताएं दूर करने के साथ ही उन्हें विपक्ष का मोहरा न बनने की सलाह भी दी। 8 पन्नों के अपने खत के जरिए कृषि मंत्री ने नए कृषि कानून को लेकर किसानों के बीच भ्रम को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि यह झूठ है कि एमएसपी की व्यवस्था खत्म हो रही है। सच ये है कि एमएसपी सिस्टम जारी रहेगा। एपीएमसी मंडियां बंद की जा रही हैं, इसको भी उन्होंने झूठ बताया। एपीएमसी मंडियों पर भ्रमजाल को दूर करते हुए उन्होंने कहा कि ये मंडियां कायम रहेगी और ये कानून की परिधि से बाहर है। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि किसानों की जमीन को लेकर किसी भी प्रकार के हस्तांतरण का करार नहीं होगा। साथ ही साथ किसानों को ये भी बताया कि वो किसी भी वक्त बिना किसी जुर्माने के करार खत्म कर सकते हैं। चिट्ठी में नरेंद्र सिंह तोमर ने पिछले 6 वर्षों में किसानों के लिए उठाए गए मोदी सरकार के कदम भी गिनाए। तो इस चिट्ठी में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और साथ ही साथ आंदोलन के पीछे 1962 वाली सोच को जिम्मेदार ठहराया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी चिट्ठी में आंदोलन के पीछे 1962 वाली सोच को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने लिखा कि पर्दे के पीछे छिपकर किसानों को गुमराह करने वाले इन लोगों की विचारधारा सन 62 की लड़ाई में भी देश के साथ नहीं थी। आज ये लोग फिर सन 62 की ही भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने लिखा, जो कांग्रेस 8 साल तक स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को दबाकर बैठी रही, वो किसानों की हितैषी कैसे हो सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हुए कृषि मंत्री ने लिखा कि पंजाब के चुनाव में किसानों को मंडी के बाहर अनाज बेचने की सुविधा देने का दावा करने वाली पार्टी अब उल्टा क्यों बोलने लगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि मंत्री की चिट्ठी को रिट्वीट करते हुए इसे देश के अन्नदाता से पढ़ने की अपील की। उन्होंने लिखा कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने किसान भाई बहनों को पत्र लिखकर अपनी भावनाएं प्रकट की हैं, एक विनम्र संवाद करने का प्रयास किया है। सभी अन्नदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो इसे जरूर पढ़ें। देशवासियों से भी आग्रह है कि वो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इससे पहले देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन पर सुनवाई के दौरान क्या हुआ, अब ये देखिए 1 मिनट में। किसान आंदोलन पर सुनवाई के दौरान बड़ी टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों का आंदोलन सही है और कोर्ट किसानों के राइट टू प्रोटेस्ट के अधिकार में दखल नहीं दे सकती, लेकिन किसान प्रदर्शन के दौरान ध्यान रखें कि आम नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन न हो। The court is want to balance both right of protest of farmers as well as right of movement. सुप्रीम कोर्ट में किसानों को विरोध प्रदर्शन के लिए रामलीला मैदान में आने की मांग की गई है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से पूछा कि क्या आप हमें कोर्ट को एश्योर कर सकते हैं कि इन तीनों कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन तब तक नहीं होगा जब तक सारी यूनियन, सारे किसान सब बैठ के बात न कर लें। चीफ जस्टिस ने केंद्र को नए कृषि कानूनों को कुछ समय के लिए रोकने का सुझाव देते हुए कहा कि इससे किसानों से बातचीत आसान हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर केंद्र ने कहा कि कृषि कानूनों को रोकना संभव नहीं है। कोर्ट ने फिर कमेटी के गठन की बात की और कहा कि कमेटी में पी साईनाथ और भारतीय किसान यूनियन के सदस्य हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों को सुनने के बाद ही फैसला लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद किसान संगठनों ने क्या कहा, बस 60 सेकंड में आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर किसान संगठनों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसान आंदोलन के दौरान रास्तों को जाम नहीं कर रहे, बल्कि ये काम प्रशासन का है। किसानों ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। रास्ता रोकने का काम तो यहाँ प्रशासन ने किया है, किसान को रोकने का काम हमने रास्ता नहीं रोका है। उसके लिए हम आज भी कह रहे हैं, जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसका अनुपालन होगा। किसान आंदोलन के समाधान के लिए कमेटी के गठन पर भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आने से वो खुश है। हमारे पास तो कोई नोटिस तो आया नहीं, ना हमें कोई चिट्ठी आई, हम कहाँ जा। सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा सबको मानना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का सबको आदर करना चाहिए। और जब 8 दिन से बातचीत नहीं हो रही थी तो उन्होंने ठीक कहा कि सरकार बैठ के बात करे, और हम भी यही कह रहे हैं कि सरकार बात करे। बाहर का भी कोई आ जाएगा उसको भी मानना पड़ेगा। देश के कानून से भी ऊपर है क्या, संविधान से बड़ा है क्या कोई? ये मानते हैं संविधान से बड़ा सरकार।
किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति भी तेज है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक दिन का विशेष सत्र बुलाया और इस दौरान कृषि कानून को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों का बिल उन्होंने प्रदर्शन किया फाड़कर। दिल्ली विधानसभा में कृषि कानून पर खूब हंगामा हुआ। विधानसभा के विशेष सत्र में सबसे पहले कृषि कानूनों पर चर्चा हुई। इस दौरान हंगामा हुआ और पहले आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने कृषि कानून की प्रति फाड़ दी। इन दोनों कानूनों को फाड़ते हुए मुझे बेहद दर्द हो रहा है। मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था इसे फाड़ने का, लेकिन आज जब मेरे देश का किसान सड़कों के ऊपर 2 डिग्री टेम्परेचर के अंदर सड़कों पे सो रहा है और वो तकलीफ में है, तो मैं अपने देश के किसान और अपने देश के जवान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कानून को किसान विरोधी बताते हुए प्रतियां फाड़कर विरोध जाहिर किया। दिल्ली सरकार ने कृषि कानून के विरोध में एक दिन के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था, लेकिन हंगामे की वजह से विधानसभा आज 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जाहिर है किसान हित के नाम पर सियासत गर्म है, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के शामली से आई एक तस्वीर झकझोर देती है। यहाँ एक किसान ने अपनी ही फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। क्यों किया उसने, आप देखिए इस रिपोर्ट। खेत में लहराती गोभी ट्रैक्टर के पहियों से रौंदी जा रही है। देश में किसानों के नाम पर राजनीति गर्म है। पिछले 22 दिन से किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमे हैं, लेकिन ये किसान अपनी ही फसल बर्बाद कर रहा है। खुदरा बाजार में जो गोभी आम आदमी को 30 रुपए किलो से कम नहीं मिल रही, उसी 1 किलो गोभी के लिए किसान को जब 1 रुपए मिले तो वो आखिर करे भी क्या। ये कम से कम 1 लाख रुपए की कीमत की थी। आपने बाधी ट्रैक्टर से, और क्या करते जब कहीं से पैसा आ ही नहीं रहा। शामली के मायापुरी गांव के इस किसान का दर्द जब अधिकारियों तक पहुंचा तो उन्होंने कमेटी गठित कर। जो हमारे हॉर्टिकल्चर अधिकारी हैं, कृषि के अधिकारी हैं, और एसडीएम साहब को निर्देशित कर दिया गया है कि संयुक्त रूप से जाके किसान से मिलकर उसकी समस्याएं जानकर और इसका एक डिटेल्ड आख्या मुझे देंगे, ताकि हम तत्काल इस पे आगे कार्रवाई कर सकें। कृषि प्रधान भारत में किसानों की बदहाली किसी से छिपी नहीं है, और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर देश के अन्नदाता को उसका हक कब और कैसे मिलेगा। पश्चिम बंगाल में 3 आईपीएस अधिकारियों के तबादले पर तकरार तेज है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद ममता सरकार अड़ गई है। क्या है पूरा मामला, 1 मिनट में देखिए। वो डेपुटेशन स्टेट गवर्नमेंट मानता नहीं और उनको भेजेगा नहीं। टीएमसी नेता सुब्रतो मुखर्जी का ये ऐलान भर नहीं, ये केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच सियासी संग्राम का सबब है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव के मामले में कार्रवाई करते हुए गृह मंत्रालय ने 3 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। गुरुवार को गृह मंत्रालय ने नई तैनाती के आदेश जारी किए, जिसके मुताबिक भोलानाथ पांडे को 4 साल के लिए बीपीआरडी में एसपी के पद पर तैनात किया गया है। प्रवीण कुमार त्रिपाठी को एसएसबी में डीआईजी के पद पर 5 साल के लिए भेजा गया है। वहीं राजीव मिश्रा को आईटीबीपी में 5 साल के लिए आईजी के पद पर तैनात किया गया। गृह मंत्रालय ने आईपीएस कैडर रूल 6(1) के तहत यह कार्रवाई की। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के गृह सचिव और डीजीपी को चिट्ठी लिखकर इस फैसले की जानकारी भी दी। जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के वक्त ये तीनों अधिकारी ड्यूटी पर थे। गृह मंत्रालय ने इन तीनों को पहले केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाया था, लेकिन ममता सरकार ने इन अधिकारियों को केंद्रीय डेपुटेशन पर भेजने से मना कर दिया, जिसके बाद इनकी नई तैनाती की गई है। जाहिर है पश्चिम बंगाल में राजनीति तेज है। एक ओर ममता बनर्जी के कई पुराने साथी बगावती हो रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी दीदी के गढ़ में सेंधमारी में जुटी है। गृह मंत्री अमित शाह आज फिर बंगाल जाने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के एक और विधायक जितेंद्र तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पांडवेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी ने आसनसोल नगर निगम प्रमुख का पद भी छोड़ दिया है। कुछ दिन पहले ही जितेंद्र तिवारी ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक पत्र लिखकर आसनसोल के विकास को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया था। इससे पहले गुरुवार सुबह आसनसोल से टीएमसी नेता दीप्तांशु चौधरी ने पार्टी छोड़ दी थी और बुधवार को शुभेंदु अधिकारी ने भी विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी 19 तारीख को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर बंगाल में बीजेपी की रणनीति को धार देने के लिए अमित शाह भी आज देर रात बंगाल पहुंचेंगे। 19 तारीख को अमित शाह कोलकाता में स्वामी विवेकानंद के आवास पर होंगे, तो वहीं मिदनापुर में वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कोलकाता में बीजेपी नेताओं के साथ भी उनकी मीटिंग है, जबकि 20 दिसंबर को वो सबसे पहले विश्व भारती विश्वविद्यालय जाएंगे, फिर बोलपुर में ही जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद अमित शाह 20 दिसंबर को ही वापस लौट आएंगे।
बुधवार को रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक से वॉकआउट करने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी। अपनी चिट्ठी में राहुल ने क्या आरोप लगाए, 1 मिनट में जानिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि उन्हें रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक में बोलने की अनुमति नहीं दी गई। इस लेटर में राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष से इस मामले में दखल देने की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि स्पीकर संसदीय समिति की बैठकों में निर्वाचित सांसदों के खुलकर अपनी बात रखने के अधिकार को सुनिश्चित करें। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक से वॉकआउट करने को लेकर राहुल गांधी को घेरा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं के अपमान करने का आरोप लगाया। जब एजेंडा में विषय सुझाने का विषय था तब नहीं बोलेंगे, जो विषय वो कहना चाहते वो नहीं बोलेंगे और फिर दोष देंगे सारी व्यवस्था को, भाजपा को, कि इस तरह से हम महत्वपूर्ण विषय नहीं लिए जा रहे। आपको बता दें कि पिछले 1.5 साल में रक्षा मामलों की संसदीय समिति की 14 बैठकें हुई हैं। इन 14 बैठकों में से सिर्फ 2 बैठक में ही राहुल गांधी शामिल हुए। रक्षा मामलों की संसदीय समिति की 12 बैठक से राहुल गांधी गायब रहे। दिल्ली हिंसा के मामले में आरोपी पिंजरा तोड़ ग्रुप की सदस्य नताशा नरवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कैसे महाभारत और रामायण तक का जिक्र हुआ, अब आप ये देखिए। फरवरी महीने में दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान गुरुवार को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में रामायण और महाभारत तक का जिक्र हुआ। दिल्ली पुलिस की ओर से अदालत में दलील दी गई कि जिस प्रकार संस्कृत महाकाव्य महाभारत षड्यंत्र की एक कहानी थी, उसी प्रकार उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे भी कथित षड्यंत्र थे, जिसके धृतराष्ट्र की पहचान अभी बाकी है। इसके बाद अदालत से जमानत की अपील करने वाली नताशा नरवाल की ओर से भी इसी अंदाज में दलील दी गई। उन्होंने कहा कि यह मामला रामायण की तरह भी नहीं हो सकता, जहां हमें आखिरकार बाहर आने के लिए 14 वर्ष का इंतजार करना पड़ जाए। जेएनयू की छात्रा और पिंजरा तोड़ ग्रुप की सदस्य नताशा नरवाल की जमानत याचिका पर बहस के दौरान ये दलीलें दी गईं। नताशा नरवाल को कथित रूप से दंगों की पूर्व नियोजित साजिश में शामिल होने के आरोप में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था।